नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं यतिन मोता और आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। और शुरू करते हैं सीधा सौदा, जहां मैं और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे दी बीलवेड नीरज वाजपेयी जी। और ऑब्वियसली जो इनका फोर्टे है आपको सुबह ट्रेड सेटअप समझाना, 10 स्टॉक्स देना। और क्योंकि आशीष जी छुट्टी पे हैं तो नीरज जी ने मुझे बनाया कमांडर। तो कमांडर से मुझे जानना है कि पिच कैसी लग रही है इनको। पहले एक बार दिखाइए जरा ग्राउंड के। हाँ, एक्चुअली आज है क्या, कोई वीरू की पिक्चर है क्या? नहीं, वीरू पता नहीं लौट आए, एक ही दिन के लिए गए थे केवल। इनको जाना चाहिए। उस दिन हमने दिखाया था इनको कि हरिद्वार के स्टेडियम में घूम रहे थे। तो आज ये पिच थोड़ी हार्ड सी लग रही है, सही लग रही है। आज तेजी वाला माहौल है क्या? माहौल तो तेजी का है, लेकिन होता क्या है, रोज यही माहौल के साथ हम लोग तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं वो अड़चन आ जाती है। ये पिच जो है ना एक्चुअली सही डिपिक्शन कर रही है मार्केट का। जितना ये कितना 11-22 मीटर का 22 जो दिख रहा है 22 यार्ड, हाँ। ये 22 यार्ड आपको ग्रीन दिख रहा है, मतलब ये इंडेक्स है। और बाकी सब ग्रीन, घास उगी हुई है, मतलब एडवांस डिक्लाइन है। 2,500 शेयर गिरेंगे, 500 चलेंगे एक्चुअली में। और वैसे मैदान है ये। नीरज जी, मंडे से हमने शुरू किया और जो मंडे से लेके अभी तक का ट्रेंड है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग रोज है ना 1:4 रहता है। 1:4 और निफ्टी केवल 50 पॉइंट नीचे रहती है। तो इतनी खराब मार्केट डेप्थ, इतनी खराब मार्केट ब्रेथ, अक्रॉस द बोर्ड आपको दिक्कतें आ रही हैं। वॉल्यूम्स नहीं है तो डेप्थ भी खराब है। और क्योंकि मार्च एंड है तो थोड़ा बहुत सेंटिमेंट और जो जनरली एडजस्टमेंट्स की चीज़ें होती हैं उसके वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। नीरज जी, आपको लगता है कोई HNIs ऐसे होंगे जो अपना इक्विटी बेच के वो डेट म्यूचुअल फंड टैक्स बेनिफिट के लिए कर रहे होंगे? बहुत सारे शफल। हाँ, कारण इसका ये है कि देखिए अभी 1-2 दिन और हैं जिन लोग को मौका है कि वो लगा सकते हैं। 31 पहले उनको इंडेक्सेशन मिल सकता है। अगर आप किसी गिल्ड फंड में डालते हैं जहाँ पे 7.5-8% का आपको मिल रहा है और आप 4-5 साल रुकते हैं तो रफली 12-13% का CAGR आपका बन जाएगा बहुत आराम से। उसमें भी टैक्स की लायबिलिटी बहुत कम आएगी। बिल्कुल। तो अगर मैं HNI हूँ जहाँ मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, तो अगर मुझे 12-13%, 14% की बढ़िया रिटर्न मिल रही, कुछ बिना रिस्क लिए, खाली गवर्नमेंट गिल्ड फंड में ही लगे हुए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो मुझे क्या जरूरत है 3 साल के लिए रिस्क लेने के लिए? मैं ऐसे लोगों को बहुत सारा जाता हूँ जो 10 पैसे निकाल कर तो डाल रहे हैं। मतलब निकाल क्या, जो पहले से है उनके पास। तो शायद इसीलिए थोड़ा बहुत मिड कैप में भी सेल ऑफ आपको दिखा। ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि अभी मार्केट में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। तो इसका लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अगले 1-2 दिन और हैं, भी 31 तक है मेरे ख्याल में। 31 को क्या दिन है? 31 आई थिंक फ्राइडे है, क्या है? फ्राइडे। हाँ, तो बस फ्राइडे तक आपके पास मौका है। कल तो ऐसे भी छुट्टी है, तो जो आज और परसों में करना है वो करना है। यस। आपने किया क्या कुछ? क्या, हम तो HNI है ही नहीं तो क्या करेंगे? तो बताइए पिच देखते हुए टीम कैसी बनाई? तो टीम में खबरें वाले शेयर ही हैं नीरज जी। और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फोकस है ना, आज रीबैलेंसिंग होने वाली है, उस पे भी है। तो शुरू करते हैं खबरों वाले शेयरों से। सबसे पहले एस्टर DM। ये एक हेल्थ केयर कंपनी है, हेडक्वार्टर्ड केरला में है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स इनके दुबई में हैं। यहाँ जो प्रमोटर फैमिली है, मुपिन फैमिली, इन्होंने 4% हिस्सेदारी जो है एस्टर DM में बढ़ाई है ओपन मार्केट के ज़रिए। और इन्होंने एक एक्विजिशन के लिए भी तैयारी की है। तो ये जो है न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं। और 460 करोड़ रुपए में इन्होंने ये 4% हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो इस शेयर पे रखना है ध्यान। शायद यहाँ सेंटिमेंटली ये चीज़ पॉजिटिव आपको होती हुई दिखाई देगी। ऑब्वियसली क्योंकि मार्च एंड है, हर रोज़ हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बारे में बात करते हैं जिसको ऑर्डर मिलते हैं। तो आज NBCC है, जिनको लगभग 145 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। ये वर्क ऑर्डर है और इनके जो वर्क ऑर्डर टिपिकली होते हैं वो सरकारी होते हैं, मार्जिन्स भी ठीक ठाक होते हैं। तो NBCC एक स्टॉक और है जो आपको रेडार पर रखना है। अच्छा, लार्ज कैप में 2 स्टॉक्स हैं मेरे पास। वेदांता, आपको ध्यान होगा थोड़े दिनों पहले हिंदुस्तान जिंक ने एक बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया था। और क्योंकि अगर आप डिविडेंड जब आपको मिलता है, जैसे वेदांता को एक बड़ा पोर्शन डिविडेंड का मिला हिंदुस्तान जिंक से, तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करते डिविडेंड का वापस, तो कंपनी लेवल पे टैक्स नहीं लगेगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि वेदांता ने भी एक हेफ्टी डिविडेंड अनाउंस किया है, 20 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से। और कुल मिला के जो डिविडेंड आउटफ्लो होगा वो होगा 7,600 करोड़ रुपए के आसपास। तो 20 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड, ये 5वां अंतरिम डिविडेंड कंपनी दे रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड यील्ड पे स्टॉक ट्रेड कर रही है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, 7,600 करोड़ रुपए के आसपास का आउटफ्लो कंपनी की बुक से होता हुआ दिखाई पड़ेगा।
और आखिर में एनटीपीसी, ये पावर स्टॉक भी रखिए रेडार पे। ऑब्वियसली सीपीएसई ईटीएफ की रीबैलेंसिंग है, जहां एनटीपीसी को थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा, लेकिन इनकी जो रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस है, यहाँ काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। इन्होंने ग्रीनको के साथ 1300 मेगावाट के लिए एमओयू साइन किया है, और ये जो एमओयू है वो ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए है काकीनाडा। यहाँ इनको ये ग्रीन एनर्जी सप्लाई होगी, क्योंकि आप रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं अमोनिया प्लांट को, तो अमोनिया जो प्रोडक्शन होता है वो भी ग्रीन होता है। तो कहीं ना कहीं ये एनटीपीसी की पहल है क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। थोड़े दिनों पहले न्यूज़ रिपोर्ट भी आई थी कि ये अपने ग्रीन एनर्जी आर्म में हिस्सेदारी भी बेचना चाहते हैं। तो देखते हैं कैसे इनके ग्रीन प्लांट शेपअप होते हैं। पर हाँ, ये 1300 मेगावाट की कैपेसिटी की चीज़ें वो टाई अप कर रहे हैं पावर सप्लाई के लिए। तो ये एक पीपीए सॉर्ट्स है जो कंपनी की ग्रोथ को मदद करेगा। नीरज जी, 4 प्लेयर हो गए। 4 प्लेयर हो गए, तो चलिए मैं भी ऐसा इस बार जो है बहुत सारे इंफ्रा को आपने कहा ना कि जीआर इंफ्रा, इन्होंने एक 587 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जो है लेटर ऑफ एसोसिएशन को मिल गया है, तो उस पर ध्यान दिया जा सकता है। और अगला है आरपीपी इंफ्रा, इनको 148 करोड़ का मिला है। तो अभी बता के गए थे सुमित जी की शायद बरेली की जेल को ठीक ठाक करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अच्छा, चूँकि इलेक्शन ईयर है मुझे लगता है, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आप देखो, रोज़ किसी न किसी इंफ्रा कंपनी को कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। तो 2 इंफ्रा कंपनीज़ हैं, इसमें ध्यान रखना चाहिए। मुझे पता नहीं कैसे क्या रिएक्शन करेंगे। एसएमएल इसूजू, इन्होंने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं, यानी जो बस और ट्रक हैं उससे 4 से 6% के दाम बढ़ाए हैं 1 अप्रैल 2023 से। अब यहाँ पे एक थोड़ी समझने वाली बात है कि इन कंपनियों के लिए एक बड़ा मुश्किल का समय ये है कि जब आप एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहाँ पे आपके लिए सेल्स में चैलेंज आ सकते हैं, वहाँ पे आपको दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो एमिशन नॉर्म्स है वो चेंज हुए, तो उसकी कॉस्ट आपको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ा मुश्किल दौर है, लेकिन अब दाम बढ़ रहे हैं तो बढ़ ही रहे हैं। ऐसे मेरे सुजुकी ने दाम बढ़ाए हैं। और इसके अलावा जो चौथा स्टॉक है साउथ इंडियन बैंक है, चूँकि छोटा बैंक है और इसमें ये कहा गया है कि जो इसके एमडी सी उनको रीअपॉइंट नहीं किया जा रहा है। फिर भी मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में अब जो है प्रेशर आगे जाते हुए आपको बनता हुआ दिखेगा। उसका कारण ये है कि काफ़ी चल चुके हैं तमाम स्टॉक्स, और अब हल्का हल्का प्रेशर इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो 4 मेरे भी हो गए। 4 आपके हो गए, और इसके बाद का जो 2 प्लेयर का क्रम है उसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर हम देखें आज, तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है, ये एक स्टॉक फोकस में रहेगा। आपको अगर याद है तो कंपनी ने राइट्स इशू के बारे में बोर्ड अप्रूवल लिया था, और अब जो डिटेल्स हैं राइट्स इशू की, कंपनी ने येस्टरडे स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म कर दी है। कंपनी का मार्केट प्राइस से लगभग आधे दाम पे, एकदम आधे दाम पे नहीं, मतलब 40% डिस्काउंट पे आप मान सकते हैं राइट्स इशू आ रहा है। 275 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से राइट्स इशू कंपनी ने अनाउंस किया है। 29:54, अगर आपके पास 29 शेयर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के हैं तो आप 54 शेयर्स का राइट्स इशू जो है वो ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम टोटल कंसिडरेशन की बात करें तो लगभग 2500 करोड़ रुपए के आसपास का राइट्स इशू पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस करने वाली है। बहुत ही जनरस रेशियो में जो है राइट्स इशू की मंजूरी मिली है। तो देखते हैं कैसे ये स्टॉक का शेपअप होता है। कैपिटल जो है वो ग्रोथ पर्पस के लिए यूज़ होगा और कंपनी की बैलेंस शीट को सुधारने में मदद करेगा। एक फंड रेजिंग प्लान कंपनी का ऑलरेडी पास्ट में फेल हो गया था क्योंकि इनको अप्रूवल्स नहीं मिले थे, लेकिन हाँ अब राइट्स इशू के ज़रिए ये अपना फंड रेज करने वाले हैं। स्टॉक में भी देखें आप, मोमेंटम काफ़ी अच्छा बना है काफ़ी पिछले दिनों से, तो शायद ये मोमेंटम कंटिन्यू रहे। रखिए अपने इस स्टॉक को अपने रेडार पे। नीरज जी, मेरे पास जो स्टॉक आज फोकस में है वो है बंधन बैंक। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का रीबैलेंसिंग है। वो रीबैलेंसिंग के बारे में और थोड़े बहुत स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन बंधन बैंक में पर्टिकुलरली चर्चा करेंगे इसलिए क्योंकि स्टॉक जो है मल्टी ईयर लो पे आ गया है, नंबर 1। नंबर 2, निफ्टी नेक्स्ट 50 से डिलीशन हो रहा है, कंपनी निकल रही है निफ्टी नेक्स्ट 50 से, और इसीलिए लगभग 1 करोड़ शेयर यानी लगभग 200 करोड़ रुपए के आउटफ्लोज जो निफ्टी नेक्स्ट 50 के फंड्स बेंचमार्क हैं वो यहाँ बिकवाली करेंगे। तो शायद ये स्टॉक भी आज फोकस में रह सकता है। 200 रुपये का एक प्राइम सपोर्ट था और 2 दिनों में ये स्टॉक 200 रुपये से टूटता हुआ और लगभग 187 के आसपास बंद हुआ येस्टरडे। तो शायद आज ये भी शुरुआती प्रेशर में आपको दिखाई पड़े। शायद आज आखिरी दिन हो सेलिंग का, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कमज़ोरी हो सकती है क्योंकि
1 करोड़ शेयर, जैसे कि मैंने पहले कहा, बिकवाली के लिए इसके आने। मुझे कई बार लगता है ये दिन कि जैसे कुछ एक स्टॉक्स में ना इनमें एक एक घंटे के शोज होने चाहिए। बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, है ना। उसका कारण ये है कि ये सब बहुत ही हाई फ्लाइंग स्टोरीज थी। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। इनके साथ जो लोग एसोसिएट हुए थे वो बैंक के बहुत बड़े बड़े जानकार थे, जिन्होंने अपने 40 साल की उम्र, 40 साल का करियर सिर्फ बैंकिंग को समझने में लगाया, और वो नहीं समझ पाए इनको। बिल्कुल। और ऐसी मतलब ये एक्चुअली इसलिए नहीं कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये केस स्टडीज हैं कि बंधन बैंक जिस हाई प्रोफाइल लिस्टिंग हुई और फैन फॉलोइंग के साथ ये आया, और आज उसकी ये दुर्दशा है। बिल्कुल। व्हाट वेंट रॉन्ग, ये शो का नाम होना इनफैक्ट चाहिए। इन्होंने ग्रुप फाइनेंस को एक्वायर किया, ग्रुप तभी फाइनेंस को तभी acquire ग्रुप फाइनेंस मुझे लगता है 6 टाइम 7 टाइम बुक प्राइस टू बुक ट्रेड होता था। बंधन बैंक 4 टाइम 5 टाइम प्राइस टू बुक ट्रेड होता था। और अब मुझे लगता है ये एग्जिस्टेड बेसिस पे बिलो बुक ना हो जाए। एग्जैक्टली वही। क्योंकि जो हिसाब से माइक्रो फाइनेंस की स्टोरी पहले थी और अब है, पहले बहुत इजी था ग्रोथ लाना। आप किसी को भी लेंड कर दो, ग्रोथ मिल जाती थी, लोग आपके लोन बुक पे आपको वैल्यूएशन देते थे। लेकिन जब रिकवरी की बात आई और सरकारी नियमों की बात आई, स्प्रेड्स की बात आई, जो पहले ये 36%, 40%, 48% में लेंड करते थे, वो लेंडिंग परसेंटेज पे भी आरबीआई ने कैप लगाया। तो बहुत सारी चीज़ें रेगुलेटरीली आपको होती हुई नज़र पड़ी है माइक्रो फाइनेंस स्पेस में। शायद इसको सबसे ज़्यादा असर पड़ा है बंधन बैंक को इस पूरे मामले में, और इसीलिए शायद बाजार ने इसकी वैल्यूएशन में एक बड़ा कट किया है। वही जी। तो ये सब ऐसे स्टॉक है जहाँ पे एक एक स्टॉक पे डिस्कशन करके कोशिश करते हैं इस बार के हमारे वीकेंड अड्डा में डिस्कस कि मतलब ऐसा क्या गड़बड़ होगी कि इतनी अच्छी स्टोरी बनते बनते एकदम से ख़त्म चली गई। फिर मुझे वो शंकर शर्मा का स्टेटमेंट याद आता है कि मुझे तो समझ नहीं आता बैंक लोग काम क्या करते हैं। तो ये क्या काम करते हैं ऐसा कि इनकी हालत आज यहाँ पे हो गई। खैर देखते क्या होता है इसमें। मेरे जो 5th और 6th है उसमें एक ट्यूब इन्वेस्टमेंट है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में एक खबर ये आ रही है कि बहुत सारे जो प्राइवेट इक्विटी हैं वो इसमें पैसा लगाना चाह रहे हैं, कुछ ने लगा भी दिया है। और लगाना क्या चाहते हैं बेसिकली, इन्होंने क्लीन मोबिलिटी यानी ईवी सेगमेंट में काफ़ी बड़ा निवेश कर रखा है। तो जैसे इसमें एसबीआई ने 133 करोड़ लगाया है इसकी जो टीआई क्लीन मोबिलिटी है, तो और बहुत सारे फंड इसमें पैसा लगाना चाहते हैं, तो इसको ध्यान में रखा जा सकता है। 6th स्टॉक है गेल, और अब वो जो नोटिफिकेशन आ भी गए हैं तमाम इनके जो टैरिफ चेंजेस हुए थे, तो मुझे लगता है कि इसको फ़ायदा होगा। और कैबिनेट अगर आज है या फ्राइडे को है, कह रहे हैं कि शायद फ्राइडे को होगी, तो फिर वो जो पूरी गैस प्राइसिंग नई आने वाली है उसका ही फ़ायदा इन तमाम कंपनीज़ को मिलेगा। तो गेल 6th स्टॉक रख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन में। तो चलिए 6 स्टॉक हो गए दोनों लोगों के। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के आके फिर अगले 4। स्वागत है एक बार फिर से। और अगले 4 स्टॉक्स में 7th नंबर का स्टॉक है बजाज ऑटो, और ये सब ब्रोकरेज रिपोर्ट के आधार पे हमने चुने। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है बजाज ऑटो पे, और उन्होंने ओवरवेट की कॉल दी है और टारगेट दिया है 4400 रुपये का। 3800 अभी चल रहा है, 600 रुपये ऊपर का लक्ष्य है। और उनका मानना है कि बुल केस में 41% की अपसाइड है, बेयर केस में 12% का डाउन साइड है। तो आप सोचिए अप और डाउन के बीच में कितना बड़ा गैप है। और उनका मानना है कि बॉटम आउट हो चुका है। एक्सपोर्ट जो इनका दिक्कत आ रही थी नाइजीरिया वगैरह से, वो सब रिकवर होता हुआ दिखेगा। और ईवी का वॉल्यूम इनका काफ़ी रैंप अप होगा, तो इसलिए बजाज ऑटो ग्रीन में रख सकते हैं। आईटीसी ग्रीन में मॉर्गन स्टैनली ने 415 रुपये का लक्ष्य इसमें दिया है, और इसमें भी उनका ये मानना है कि यहाँ से आगे जाते हुए बड़ी अच्छी ग्रोथ इनको मिलेगी, और कई सारे ब्रांड जो है उसका फ़ायदा इनको मिलेगा। अभी 380 गया है, 415 का टारगेट है, तो करीब 35 रुपये यहाँ से ऊपर लक्ष्य है। 9th स्टॉक है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। हालांकि इसमें कॉन्ट्रा है, एक मॉर्गन स्टैनली मैंने लिया जिन्होंने 1400 रुपये का टारगेट दिया है, और एक दूसरी ब्रोकरेज हाउस ने 1250 रुपये का टारगेट दिया है। लेकिन हायर साइड में जाना चाहिए, होपफुल रहना चाहिए, तो इसको ध्यान रखते हैं। इनके बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत बिक रहे हैं। इन किसके हेल्थ इंश्योरेंस वाला जो आईसीआईसीआई बैंक के क्लाइंट हैं उनके लिए स्पेशली बहुत प्रोडक्ट है, बहुत बिक रहा है, और मुझे लगता है कि इसमें मूवमेंट हो सकता है। 10th स्टॉक है हीरो मोटो। हीरो मोटो रेड में रखिएगा, क्योंकि अभी हर्षिता थोड़ी देर पहले बता रही थी कि ईवी लॉन्च होने वाली है होंडा की, जो इनका एक ज़माने में दोस्त था,
और वो ईवी सेगमेंट बड़े पैमाने पे आ रहे हैं। तो हीरो मोटो में कल हमने टीम में शामिल किया था, एक रिपोर्ट भी आई थी जिन्होंने इसमें सेल की यानी रिड्यूस की कॉल भी दी थी। तो इसको रेड में रखना चाहिए आज भी। बिल्कुल। और नीरज जी, आज है ना CPSE ETF और जैसे कि मैं पहले कह रहा था निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों की रिबैलेंसिंग है, तो बहुत सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। शुरू करते हैं कैनरा बैंक के साथ। बंधन बैंक के बारे में तो हमने बात की ही। कैनरा बैंक ये एक स्टॉक है जिसकी रीबैलेंसिंग होने वाली है, और अगर हम जो ये ETF फ्लोज और जो भी इंडेक्स चेंजेस होने वाले हैं, यहाँ लगभग बड़ा फ्लो आने वाला है। लगभग 1 करोड़ शेयर के आसपास की बाइंग यहाँ भी आपको देखने को मिल सकती है। ब्रॉडली ये एनालिस्ट के एस्टिमेट्स हैं, और क्योंकि ये वेटेज इसका बढ़ रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50 में, कहीं ना कहीं कैनरा बैंक रखिए रिडार पे। शायद आज मार्केट भी ठीक है और ये स्टॉक ज़्यादा फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ एक बड़ा बाय फ्लो आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 के फंड्स के द्वारा आता हुआ दिखाई देगा, खरीदारी वाला। ऑब्वियसली दूसरे जो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो है कोल इंडिया, BEL, और ये दोनों ही स्टॉक्स CPSE ETF यानी जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, इनके ETF के पार्ट हैं। दोनों के ही वेटेज अप हो रहे हैं। कोल इंडिया का सबसे ज़्यादा वेट अप हो रहा है, 180 करोड़ रुपए के आसपास से इसका वेटेज अप होगा और इन्फ्लोज होंगे यहाँ खरीदारी के। BEL ये भी एक स्टॉक है जहाँ निफ्टी का CPSE वेट अप होगा, 120 करोड़ रुपए के इन्फ्लो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो यही सब स्टॉक्स हैं जो फोकस में है। और SBI कैनरा बैंक के साथ मुझे एक्चुअली में बताना था, लेकिन SBI में भी आप $25 मिलियन के आसपास के बाय फ्लोज देखेंगे। इसका भी निफ्टी नेक्स्ट 50 वेटेज और निफ्टी बैंक का वेटेज बढ़ रहा है। तो SBI निफ्टी बैंक के वेटेज की वजह से यहाँ भी खरीदारी के माहौल बनेगा। चलिए 4 स्टॉक्स दोनों टीम के हो चुके हैं। एक क्विक ब्रेक यहाँ पे भी लेते हैं और लौट के आगे फिर टीम रैप अप करेंगे। नमस्कार, सीधा सौदा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। 10-10 की टीम के प्लेयर्स हमने इन डेप्थ डिस्कस किए हैं। अब टीम के रैपअप का समय हो चुका है। शुरू करते हैं एस्टर DM के साथ, जहां प्रमोटर फैमिली ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। लगभग 460 करोड़ रुपए के शेयर्स उन्होंने ओपन मार्केट से खरीदे हैं। ओवर पीरियड 4% से इन्होंने अपना हिस्सा बढ़ाया है। NBCC इनको 145 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है, ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। वेदांता इन्होंने हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड के ऐलान के बाद खुद के डिविडेंड का ऐलान कर दिया है, 20 रुपये 50 पैसे, यानी लगभग 7,500 करोड़ के ऊपर का डिविडेंड वेदांता ने अनाउंस किया है। ये स्टॉक भी रहेगा आज फोकस में। NTPC ग्रीनको के साथ इन्होंने एक करार किया है। ग्रीन अमोनिया प्लांट जो है ग्रीनको का काकीनाडा में, यहाँ ये 1300 मेगावाट क्लीन एनर्जी सप्लाई करेंगे। इसके बारे में जो भी MOU और PPS करने हैं वो कंपनी इफेक्ट करेगी। PNB हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने राइट्स इशू की डिटेल्स ला दी हैं। 29:54 के रेशियो में राइट्स इशू अनाउंस हो रहा है 275 रुपये प्रति शेयर में, यानी करंट मार्केट प्राइस से लगभग 40% डिस्काउंट पे आपको ये राइट्स इशू का शेयर मिलेगा। ऑब्वियसली आज जो स्टॉक्स फोकस में हैं वो हैं CPSE ETF और निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स, जहां वेटेज चेंजेस हो रहे हैं। सबसे पहले नज़र करेंगे कैनरा बैंक पे। फ्लो वाइज काफ़ी ज़बरदस्त फ्लो यहाँ देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में कंपनी का वेट ऊपर जा रहा है। आज निफ्टी बैंक की भी रीबैलेंसिंग है आखिर के आधे घंटे में, जहाँ SBI का वेट अप होगा, और शायद इसीलिए ये स्टॉक भी फोकस पे रख सकते हैं आप। बंधन बैंक यहाँ निफ्टी नेक्स्ट 50 से ये डिलीट हो रहा है, और इसीलिए स्टॉक जो है फोकस पे रहेगा। बंधन बैंक का वेटेज कम हो रहा है, 1 करोड़ शेयर की सेलिंग यहाँ देखने को मिलेगी। सिमिलरली BEL और कोल इंडिया CPSE ETF की भी आज रीबैलेंसिंग है, और ये 2 स्टॉक्स का वेट अप हो रहा है, जिसके कारण दोनों ही स्टॉक्स में आपको फ्लोज दिखेंगे खरीदारी। चलिए टीम में बहुत सारी खबरों वाले स्टॉक हैं। GR इंफ्रा को ध्यान में रखिए। यहाँ पे इनको एक 587 करोड़ 60 लाख का एक प्रोजेक्ट मिला है। वैसे ही RPP इंफ्रा को भी 183 करोड़ का बरेली जेल का रिकंस्ट्रक्शन का काम मिला है। SML इसूजू ने अपने बसेस और ट्रक के दाम 4 से 6% बढ़ा दिए हैं। साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO का रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, मिस्टर मुरली का, तो ये खबर ध्यान रखिए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट है और इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कई सारे PE फंड ने, इनकी जो EV सेगमेंट है उसके लिए। गेल में मोमेंटम रहेगा क्योंकि वो गजट नोटिफिकेशन हो गया है जो टैरिफ चेंज हुए थे। बजाज ऑटो में JP मॉर्गन की ओवरवेट की कॉल है, 4400 का टारगेट है। ITC में 415 का मॉर्गन स्टैनली का टारगेट है। ICICI लोम्बार्ड में भी 1450 का टारगेट मॉर्गन स्टैनली ने दिया है। और हीरो मोटो में दबाव रहेगा क्योंकि
होंडा मोटर्स जो है ईवी सेगमेंट में बड़े पैमाने पे आ रहा है और इसमें कल एक रिड्यूस की कॉल भी ब्रोकरेज हाउस ने दी थी। चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं और एक थोड़ा शांत दिन कह सकते हैं आप अमेरिका की तरफ से। हालांकि अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जिस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और कल छुट्टी भी है मार्केट की भारत में, तो उससे एक दिन पहले आज एक्सपायरी भी होगी। तो देखिए कैसा मूड बनता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डे है। मिड कैप सेगमेंट में जो कलिंग चल रही है ना, वो कितनी चलती है अभी, इस पर भी चर्चा होगी। गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग अनुज। गुड मॉर्निंग। एक्सपायरी वाला दिन लेकिन फ्राइडे वाला मूड। फ्राइडे वाला मूड। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कल छुट्टी है ऑब्वियसली। तो और उसके बाद एक्चुअली काफ़ी परसों फ्राइडे और उसके बाद अगले हफ्ते 2 छुट्टियां हैं। 2 छुट्टियां। हाँ, और मैंने उसका थोड़ा फ़ायदा उठाया है। तो मैं थोड़ा सा अभी एक अगले हफ्ते नहीं हूँ और ऑब्वियसली फ्राइडे को नहीं हूँ। लेकिन आज मैं बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें करने वाला हूँ। और कल मैं एक फंड मैनेजर से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मार्च एंड है तो अब ये पेन खत्म हो जाएगा, वो होप है मेरी। तो मुझे वो पॉइंट याद आता है कि होप इज़ नॉट अ डेटा पॉइंट। अब हर कोई होप लगा के बैठा है कि और कुछ नहीं तो होप में ही चलो, उम्मीद भी दुनिया कायम है। लेकिन एक आज के शो का एक बेसिक टेक्सचर बता देते हैं। पहली बात, आज मार्च सीरीज़ की एक्सपायरी और ये सीरीज़ काफ़ी ख़राब रही है। और ख़राब मैं कहूँगा कि सबसे ख़राब सीरीज़ में से एक रही है। 500 पॉइंट गिरा निफ्टी। अब आप मुझे कहेंगे 500 पॉइंट तो निफ्टी गिरा, ऐसा क्या खराब रहा निफ्टी में? लेकिन आप लोगों से पूछिए क्या उनके पोर्टफोलियोज़ की हालत रही है मिड कैप में, और इसके बारे में हम बात करेंगे। आप टीजीज पढ़ रहे होंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी जिस पर मैं काफ़ी टाइम से एनालाइज नॉर्मली करता हूँ और मार्केट के ट्रेंड्स रिवर्सल में वो काफ़ी काम आती है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि 16,850 से 16,900 ये बार बार निफ्टी ने बचाया है, क्या एक्सपायरी डे पे भी ये बचेगा? और ये जो 84% शॉर्ट्स हैं एफआईआईज के, जो एक टाइम पे 92 थे अब 84 हुए हैं, वो इसलिए नहीं हुए कि एफआईआईज ने लॉन्ग किए हैं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग की थोड़ी सी एफआईआईज ने, और शॉर्ट कवरिंग की सिर्फ 50-60 पॉइंट निफ्टी की रैली पे। तो क्या ये एक्सपायर होंगे या ये और रोल ओवर होंगे अगले महीने में, ये देखेंगे। और एक और चीज़, ऑब्वियसली फ्राइडे को FY23 भी खत्म होगा, तो कई ट्रेडर्स मान के चल रहे हैं कि FY24 अच्छा होगा, स्टार्ट अच्छी होगी, क्योंकि जो ईयर एंड पेन है शायद वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सब जैसे कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि एकदम होप है। मार्केट में इस समय मूड माहौल बहुत खराब है। खराब तो माहौल डेफिनेटली है अनुज, लेकिन जिस तरह का दबाव देखने को मिला अक्रॉस द मार्केट, स्पेशली जो ब्रॉडर मार्केट, जो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हम लगातार वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजरें बनाए हुए थे, वो क्या सिग्नल दे रहा है? क्योंकि और गिरावट आएगी तो स्मॉल कैप इंडेक्स तो लगभग 50-40% डाउन होगा। नहीं, स्मॉल कैप में तो बहुत पेन है। और स्मॉल कैप और इसमें ना हर्षदा, एक जो स्मॉल कैप का पेन रहा है उसको 2021 की रैली के कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। पोस्ट कोविड जो रैली आई थी उसमें स्मॉल कैप ऐसे स्मॉल कैप चले थे, और मतलब ऐसे स्टॉक्स, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं था जो एटलीस्ट डबल ना हुआ। मतलब बाकी कई स्टॉक्स तो 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स हो गए थे। उन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली मैंने एक स्टडी प्रिपेयर की है, उसके बारे में बात करेंगे, और उस पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस सब पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि ये देखिए, आप 1 साल का स्मॉल कैप का मूव 15%, 3 महीने का 9%, हरियाली है ही नहीं यहाँ पर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और यहाँ पर बहुत लोगों ने बहुत पैसा लगाया है। और देखिए, स्मॉल कैप में तो मैं एक चीज़ मानता हूँ, मैं जैसे कहते हैं ना, इफ़ यू वांट टू ईट द मीट यू हैव टू टेक द हीट, या फिर किचन से दूर रहिए। तो मतलब बेसिकली मार्केट में अगर आपको स्मॉल कैप में अप्रोच करना है तो पेन तो थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा। चलिए, लेकिन काम करेंगे, सब पर बात करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। ये है मुनाफे की तैयारी, CNBC आवाज